बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड, दिस इज़ द बिज़नेस। और इस बिज़नेस का काम क्या है जी? इट प्रोड्यूसेस प्लास्टिक बॉडीज़ ऑफ वेरियस अप्लायंसेस। और इनको एक कस्टमर ऑर्डर मिल गया है एंड इट इज़ फॉर द सप्लाई ऑफ 10,000 प्लास्टिक बॉडीज़ फॉर वॉशिंग मशीन। और आपने 30 डेज़ में ये सप्लाई इनेबल करनी है, प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। सवाल का जो डेटा है वो ज़रा अगर आप देखें इसमें, तो जो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट आपसे ये पूछा है कि आप बताएं कि क्या प्राइस कोट की जाए। ठीक है जी। प्राइस जो आप कोट करेंगे वो आपसे पूछा है, और ये वो प्राइस ऐसी होनी चाहिए जिस पे आपको 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परसेंटेज किसकी है? सेलिंग प्राइस का, यानी जो सेलिंग प्राइस होगी उसमें से आप माइनस करोगे कॉस्ट और उससे बनेगा प्रॉफिट। तो अब आपको जो मार्जिन ऑफ 25% है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट चाहिए है 25 का, एंड दिस 25% इज़ ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस को मैं एज्यूम करूँगा कि वो 100 है। तो इससे मैं ये डिराइव करूँगा कि कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट विल बी, अगर 75 होगी तो फिर ये इक्वेशन ठीक बैठेगी। ठीक है। अब अगर मैं सवाल के डाटा को सॉल्व करने के बाद इस कॉस्ट का फिगर फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने सिंपली करना ही होगा कि कॉस्ट का जो भी आंसर आएगा उस को 75 के इक्विवेलेंट समझूंगा और उससे फिर फाइंड आउट करूंगा। एक्चुअली आपसे जो सवाल पूछा गया है वो सेलिंग प्राइस के बारे में पूछा गया है कि ये सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, क्या प्राइस कोट करेंगे आप। ठीक है। सो अब कॉस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास कन्वेंशनली वही कॉस्ट अकाउंटिंग में जो तीन कंपोनेंट्स हैं, एक मटेरियल कॉस्ट होती है, दूसरा लेबर और तीसरा ओवरहेड। सो अगर हम ये तीनों कॉस्ट वर्कआउट करने में कामयाब हो जाएं, तो हमारे पास जो कॉस्ट का इंफॉर्मेशन आएगा उसको फिर हम लिंक कर लेंगे अपने इस के साथ। ठीक है जी। और सेल प्राइस तक पहुंच जाएंगे। एक्चुअली हमने, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो तो ये है कि हमने यहाँ से गुजरने के बाद एक्चुअली सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। सो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स जो हैं, इसका कुछ डाटा हमें सवाल में दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन है, और फिर हम उससे मटेरियल और लेबर और ओवरहेड्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो सबसे पहले तो आप देखें इसमें जो मटेरियल से मुतालिक इन्फॉर्मेशन है। सो मटेरियल से मुतालिक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका डायरेक्ट मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वो इन्होंने बताया हुआ है कि 66,000 रुपये का मटेरियल इस्तेमाल होता है। ये कितनी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है? QPL carries out production process in batches of 100 units। 100 यूनिट का एक बैच आप बनाते हैं। ठीक है। और अगर आपने 10,000 यूनिट बनाने हैं, तो यहाँ से आप पहले तो ये वर्कआउट करें कि बैचेस कितने होंगे जो आपको बनाने होंगे। तो आप सिंपली 10,000 को अगर 100 से डिवाइड कर लें तो आपने 100 बैचेस मैन्युफैक्चर करने हैं। ठीक है। यहाँ से हम ये इंफॉर्मेशन से ये फैसला कर रहे हैं कि हमने 100 बैचेस बनाने हैं। और ये जो आपको कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच, यानी कि एक बैच की कॉस्ट आपको बताई हुई है। इसका मतलब एक बैच पे 66,000 रुपये का रॉ मटेरियल लग जाता है आपका। राइट। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल से मुतालिक आगे एक और बात भी लिखी हुई है, और वो ये लिखी हुई है कि आपके मटेरियल्स कुछ ज़ाया भी होते हैं। It is estimated that after completion of first 16 batches, material input losses would be reduced from 10% to 16%। मटेरियल का जो लॉस है वो, सॉरी 16 बोल रहा हूँ, 6%, वो 6% पे आ जाएगा, जो पहले कितने पे होगा, 10% पे। तो आप देखें 10% यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने। अभी इसका मतलब क्या है, ज़रा हम मटेरियल कॉस्ट को थोड़ा जूम इन करते हैं ना, कि मटेरियल कॉस्ट से मुतलिक आपको क्या बात बताई जा रही है। आपको बताया ये जा रहा है कि जनाब आप जो प्रोडक्शन करते हैं, आपने 100 बैचेस की प्रोडक्शन करनी है। जो इसमें से पहले 16 बैचेस होंगे उसमें तो लॉस 10% रहेगा। देखें, इट इज एस्टिमेटेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 16 बैचेस, उसके बाद लॉस जो है वो 6% हो जाएगा। तो 16 बैचेस जो पहले होंगे उसमें तो लॉस 10% रहेगा, लेकिन जो इससे अगले 84 बैचेस होंगे, 84 कैसे बना रहा हूँ मैं, क्योंकि 100 पूरे करने हैं ना, उसमें लॉस फिर 6% हुआ करेगा।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो पहले 16 बैचेस में क्या होगा कि 10 ज़ाया हो जाएगा, और जो एक्चुअली इस्तेमाल हो रहा होगा वो 90 होगा आपके प्रोसेस के अंदर। ठीक है। अब ये जो 66,000 है, क्या ये 90 है या 100 है? ये देखें, इसको ध्यान से पढ़ें। डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूसिव ऑफ 10% इनपुट लॉस। इसका मतलब 66,000 का मटेरियल जो आपका है वो इन तीन फिगर्स में किसके इक्विवेलेंट है? वो 100 के इक्विवेलेंट है, राइट। सो 66,000 का मटेरियल कॉस्ट आपको आता है, जबकि उसमें से 10% ज़ाया होने के बाद 90 यूज़ होता है। तो अगर मैं 66,000 का 90% वर्कआउट करूं, सो इफ़ आई जस्ट वर्कआउट इट्स 90%, तो इसका मतलब ये वो होता है जो इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो अब जो इस्तेमाल होता है वो अगर आप इसको 90% बनाएं तो इट इज़ 59,400। लेकिन आपके बिजनेस का खर्चा कितना है? खर्चा ज़ाया खरीदोगे तो ये वाला ना, खरीदोगे 66,000 का, लेकिन उसमें से इस्तेमाल 59,400 का होगा। अब जब आपका ये तो हो गई वो स्टोरी जो पहले 16 बैचेस की है। अगले 84 बैचेस में क्या हो रहा होगा? अगले 84 बैचेस में आप जो मटेरियल है वो उसका लॉस कितना रह जाएगा? 10% नहीं होगा बल्कि 6% होगा। इसका मतलब ये है कि इट विल बी 94 विच विल बी यूज्ड। इससे इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मटेरियल तो आपका 59,400 ही यूज़ होगा लेकिन लॉस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 59,400 जो इस्तेमाल हो रहा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में तो जो एक्चुअली इस्तेमाल हो रहा है वो तो 59,400 है, लेकिन अब ख़रीदना थोड़ा सा कम पड़ेगा आपको। ख़रीदना कम इसलिए पड़ेगा क्योंकि लॉस कम हो गया। पहले 10 यूनिट आप 10% ज़ाया कर देते थे, अब आप 6% ज़ाया करते हैं, तो ख़रीदना कुछ कम पड़ेगा। तो अब ख़रीदना कितना पड़ेगा, यहाँ पे हमने पहुँचना है, क्योंकि वो एक्चुअली हमारी कॉस्ट होगी 84 अगले जो बैचेस हैं उसकी। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? अब ये 59,400 इक्विवेलेंट किसके है? 94 के। तो अगर मैं इसे 100 बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको 59,400 को डिवाइड कर देता हूँ 94 से, जिसके इक्विवेलेंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, और जो बनाना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने 100 बनाना है इसको। तो इफ़ आई जस्ट डू दिस कैलकुलेशन तो आई विल गेट टू द नंबर ऑफ 63,191। ये खरीदूंगा मैं। अगर आप 63,191 का 6% बनाएं और 6% को फिर उसमें से माइनस करें तो आप 59,400 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। सो हमने ये कैलकुलेशन रिवर्स बैक कर ली। तो अब हमें ये पता है कि अगर हमने हमारी जो वर्किंग है इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि फर्स्ट 16 बैचेस की कॉस्ट फाइंड आउट करना अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक बैच के ऊपर 66,000 का मटेरियल लगता है, और ये 16 बैचेस के लिए यही खर्चा रहेगा। तो ये बन जाएगा 1,056,000, जबकि अगले 84 बैचेस पे जो खर्चा होगा हमारा वो 63,191 होगा। ठीक है। और ये 84 बैचेस के लिए होगा। तो if I just multiply this तो I'll get to the number of 5308085। सो अगर हम इन दोनों को जमा कर लें तो हमारे पास आ जाता है 6364085। तो ये तो हमने वर्कआउट कर ली मटेरियल की कॉस्ट। ठीक है जी। सो अगर मैं इस नंबर को यहाँ लिख लूँ 6364085। अब हम आ जाते हैं जो एक्चुअली हमारा मेन कॉम्प्लेक्स एरिया है, एंड दैट इज़ आर लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के केस में आपको जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आप उसको भी ज़रा देखते हैं कि सवाल का इंफॉर्मेशन हमें ये बता रहा है कि जनाब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 200 रुपये 1 घंटा के हिसाब से आप पेमेंट करते, सॉरी 200 आवर्स हैं जिसकी आप पेमेंट करते हैं, और कॉस्ट आपको आती है 44,000। तो अब आप अपना कैलकुलेटर निकालें और ज़रा यहाँ से ये फाइंड आउट करें कि 1 घंटे का कितना पैसा देते हैं आप। तो क्या करोगे आप? 44,000 को डिवाइड करोगे 200 से, सो यू विल गेट टू 220 रुपए आप देते हैं 1 घंटे के। 200 घंटे आप लगाते हैं
एक बैच को बनाने में। ये सारी फर्स्ट बैच की कॉस्ट है, एक बैच की कॉस्ट बताई हुई है। अब लेबर के मामले में क्या होता है? लेबर के मामले में होता है यह है कि लर्निंग कर्व इफेक्ट आता है। आई वुड सजेस्ट कि आप वो लर्निंग कर्व वाला जो थ्योरेटिकल वीडियो है पहले वो देखें, ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि लर्निंग कर्व का कैलकुलेशन है क्या। ठीक है, सो लर्निंग कर्व इफेक्ट जो है वो इन्होंने बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बैच पे होता है, जिसकी वजह से 200 आवर्स लगते हैं पहले बैच पर, और 160 लगते हैं दूसरे पे, तीसरे पे इतने, और चौथे पे 140। ठीक है जी। अब ये जो लर्निंग कर्व इफेक्ट है, ये ये कब तक रहता है? वुड कंटिन्यू टिल कंप्लीशन ऑफ 64 बैचेस ओनली। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लर्निंग कर्व की वजह से डेफिनेटली आपको पता है होता क्या है, आपका टाइम रिड्यूस हो रहा होता है। तो अब यहाँ से मैं ये नतीजा निकालने लगा हूँ कि जो मैं पहले 64 बैचेस बनाऊंगा उसमें लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट होगा, यानी टाइम रिड्यूस हो रहा होगा। और उसके बाद जो, क्योंकि 100 बैचेस पूरे करने हैं ना आपने, उसके बाद कितने बैचेस मजीद मजीद बनाने पड़ेंगे? 36। 36 बैचेस जो बनाऊंगा उसमें लर्निंग कर्व यानी टाइम मजीद रिड्यूस नहीं हो रहा होगा। टाइम रिड्यूस मजीद नहीं हो रहा होगा का मतलब ये कि जो 64th बैच के लिए मैंने टाइम लगाया होगा उतना ही टाइम हर बैच को बनाने में लगेगा अगले 36 बैचेस में। ठीक है जी। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि 64th बैच का टाइम कितना है, अगर मैं ये फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाऊं कि 64th बैच जो बना था वो कितनी देर में बना, और उसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 36 के साथ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 36 बैचेस पे मुझे कितना टाइम, कितने आवर्स मैंने लगाए हैं। ठीक है जी। लेकिन 64th बैच का टाइम कैसे पता चलेगा? ये यही यही तो मसला है, क्योंकि 60 हर वो टाइम तो रिड्यूस, और लर्निंग कर्व जो है वो ये उन्होंने बता दिया आपको कि उसका ये सिलसिला है। अब ये जो सिलसिला है ये क्या है? इसके लिए आपने पहले करना ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें बेसिकली साइंस क्या होती है। लर्निंग कर्व की साइंस ये होती है, आई जस्ट डू सम रफ वर्क हियर, कि जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स को डबल करते हैं, एक, दो, चार, तो उस पे जो टाइम लग रहा होता है, आप देखें एक, दो और चार बैचेस के लिए इन्होंने टाइम आपको बताया हुआ है। एक पे 200, दूसरे पे 160, और चौथे पे 140। 200, 160, 140। सो 200, 160 और 140। ठीक है जी। सो ये आपने जब पहला बैच बनाया था 200 आवर्स लगे, जब दूसरा बैच बनाया तो 160 आवर्स लगे। तो अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि क्यूमुलेटिव टाइम कितना लगा, तो मैं कह सकता हूँ 360 आवर्स लगे। वेरी राइट। और अब अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि क्यूमुलेटिव टाइम कितना हो जाएगा अगर चार बैचेस में बनाऊंगा, तो चार बैचेस बनाने के लिए जो टाइम लगेगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए ये जो चार हैं, 200, 160, इसको हम जमा करते हैं, 200 प्लस 160 प्लस 148 प्लस 140, 648 आवर्स लगते हैं। ठीक है जी। अब ये जो क्यूमुलेटिव टाइम लगा, इससे अब मैं ये फाइंड आउट करने लगा हूँ कि एवरेज टाइम कितना है। तो 200 को अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो इट विल बी 200, और 360 को अगर डिवाइड करूंगा 2 से तो इट विल बी 180, और अगर मैं 648 को डिवाइड करूंगा 4 से तो इट विल बी 162 आवर्स। ये मैं एवरेज टाइम निकाल रहा हूँ एक बैच का। ठीक है जी। सो अब ये जो एवरेज टाइम है, ये इसकी अगर मैं परसेंटेज देखना चाहूँ कितने परसेंट है 180 डिवाइड बाय 200, तो इसकी अगर मैं परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहूँ तो इट विल बी 180 डिवाइड बाय 200। मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप भी इसको करें, तो इट विल बी 90%।
और इसी तरह अगर मैं 162 डिवाइड बाय 180 इसकी परसेंटेज निकालना चाहूँ, तो इसको 162 डिवाइड बाय 180 परसेंटेज, तो इट विल अगेन बी 90%। तो माय यहाँ से मैंने डिराइव क्या किया, मैंने आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि माय लर्निंग कर्व इज़ 90%। और ये 90% का लर्निंग कर्व रहेगा पहले 64 बैचेस तक, उसके बाद नहीं। उसके बाद जितना टाइम 64th बैच पे लगा है वही अगले 36 बैचेस पे लगेगा। डन हो गया जी। अब आप देखेंगे 90% अगर आपका लर्निंग कर्व है तो उसके लिए उन्होंने एक ही वैल्यू दी हुई है। ये वैल्यू क्या दी हुई है इन्होंने, ये लर्निंग कर्व का जो फार्मूला है उसमें इस्तेमाल होती है। लर्निंग कर्व का फार्मूला जो है वो अब आप ज़रा रिकॉल करें। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको आपने वो पहले रिवाइज कर लिया होगा लर्निंग कर्व का टॉपिक। सो उसमें होता क्या है, उसमें फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर बी। दिस इज द फार्मूला। और ये आपको बताता है कि एवरेज टाइम एक यूनिट पे कितना लगा अगर आपका लर्निंग कर्व 90% है, 80% है उस पर। ठीक है जी। और ये जो आपको वैल्यू दी हुई है, दिस वैल्यू 90% के लर्निंग कर्व पे, ये बेसिकली इस फॉर्मूले में b की जो वैल्यू है ये वो दी हुई है। सो b की वैल्यू इज -0.152। सो ये जो b है इसकी वैल्यू आपको बताई गई है -0.152। राइट। सो अब मैं करने ये लगा हूँ कि अगर मैं किसी तरीके से ये फाइंड आउट कर लूँ कि मेरे फर्स्ट बैच से लेकर 63, पहले से 63 बैच तक टोटल टाइम कितना है, और अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ कि पहले बैच से 64th बैच तक टोटल टाइम कितना है, 64 बैचेस का टोटल टाइम और 63 बैचेस का टोटल टाइम, अगर मैं ये फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाऊँ तो इन दोनों के डिफरेंस से मैं फाइंड आउट कर लूँगा कि 64th बैच का टाइम कितना है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस से। और उससे फिर मेरा ये अगला मसला हल हो जाएगा कि मैं अगले 36 बैचेस का टाइम फाइंड आउट कर सकूँगा। सो लेट्स डू दिस। सो पहले हम ये करते हैं कि 63 बैचेस का हम टोटल टाइम फाइंड आउट करने लगे हैं। सो उसके लिए आई टेक ए की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट यूनिट का टाइम जो कि 200 आवर्स है, दिया हुआ है सवाल में। दिस इज 200, इसको इरेज कर देते हैं ताकि, सो दिस इज 200 फर्स्ट बैच का टाइम। सो ए की जो वैल्यू है दिस इज 200 इनटू कितनी एक्टिविटी पे मैं अभी 63 पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। बी की वैल्यू मुझे मालूम है -0.152। नाउ यू शुड work this solve this out on your scientific calculator, तो आपको पता चलेगा कि आंसर इज 106.54। इसको क्लियर मत करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये एवरेज टाइम है एक यूनिट का। y इज एवरेज टाइम ऑफ 1 यूनिट इफ योर एक्टिविटी लेवल इज 63। तो ये एक यूनिट का टाइम एक बैच का टाइम है अगर, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई अगर 63 से कर दूं तो 63 बैचेस का टाइम आ जाएगा, एंड दिस गिव्स मी अ नंबर ऑफ 6712। तो इतने आवर्स लगे मुझे 63 बैच बनाने में। सेम मैं अब 64 बैचेस के लिए भी कर लेता हूँ। 200 इज द टाइम ऑफ फर्स्ट बैच, 64 इज माई एक्टिविटी लेवल, एंड -0.152 इज द वैल्यू ऑफ बी। तो इसको आप सॉल्व करें एंड यू विल गेट टू अ नंबर ऑफ 106.29। डोंट क्लियर इट and multiply it with 64. So you will get the total time of 64 batches, which is 6803, right? So अब आपको ये मालूम हो गया कि 64 बैचेस का कितना टाइम है, और आपको ये पता चल गया कि 63 बैचेस का कितना टाइम है। एंड इफ आई टेक देयर डिफरेंस, तो इट इज 91 आवर्स। ठीक है, सो इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 91 आवर्स। तो 91 आवर्स हमें लगते हैं क्या बनाने के लिए, 64th बैच को बनाने के लिए। So I'll use this 91 here and multiply it with 63, so I'll get to the number of 3276। ठीक है जी। सो 36
बैचेस जो हैं उनका टाइम बना 3276, और जो पिछले 64 बैचेस थे उसका टाइम कितना है 6803। तो अब अगर हम 3276 और 6803 को ऐड कर लें तो हमारे पास जो हमारे 100 बैचेस हैं उसका टाइम आ जाएगा। 100 बैचेस जो हमने बनाने हैं उसका टोटल टाइम आ जाएगा। सो वी गेट टू दिस नंबर, अगर हम इन दोनों को जमा करें वील गेट टू 10079 आवर्स। ठीक हो गया जी। अब ये जो 10079 आवर्स हैं इसके बारे में जो आपको सवाल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दोबारा से लेबर का इंफॉर्मेशन देखें। इसमें इन्होंने कहा ये है कि फॉर अबव ऑर्डर QPL के पास कितने आवर्स हैं, 8000 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। तो हमारे पास तो 8000 हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने हैं 10,079। तो 8000 तो मेरे पास नॉर्मल आवर्स मौजूद हैं, 8000 तो मेरे पास हैं, इसमें तो मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी के लिए मैं क्या करूँगा, बाकी के लिए उसने कहा कि ओवर टाइम आवर्स कैन बी वर्कड एट 1.5 टाइम्स द नॉर्मल रेट। तो इसका मतलब आपको ओवर टाइम भी चाहिए होगा, क्योंकि टाइम तो आपको ज़्यादा लगा रहे हैं यहाँ पे आप। ठीक है, सो ओवर टाइम कितना चाहिए होगा, अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूँ तो 2079 आवर्स इज़ द ओवर टाइम। ठीक है जी। अब जो नॉर्मल आवर्स हैं उसका आवरली रेट कितना है और ओवर टाइम का आवरली रेट कितना है ये आपको सवाल में बताया हुआ है, देखें ज़रा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये नॉर्मल रेट लिखा है, वो है 220 रुपये का 1 घंटा। तो 220 रुपये का 1 घंटा है। और जो ओवर टाइम है वो कितने गुना हो जाता है नॉर्मल का, 1.5 टाइम्स द नॉर्मल रेट। तो इसका मतलब 1.5 टाइम्स द नॉर्मल रेट। सो कैलकुलेटर निकालें, 8000 को 220 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट 1760000। और 2079 को 1.5 से और 220 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट टू द नंबर ऑफ 686070। So this gives me a total of 2446070। So मैंने अपनी लेबर कॉस्ट वर्कआउट कर ली 244। सो यहाँ पे ज़रा फिल अप कर लेते हैं इसको, हमारी लेबर कॉस्ट फाइंड आउट हो चुकी है 2446070। अब मसला रह गया ओवरहेड्स का। ओवरहेड्स से मुतालिक काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ओवरहेड्स के बारे में बताया है कि ओवरहेड्स एट नॉर्मल रेट 200 आवर्स और 30,000 रुपये। यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि कितने रुपए 1 घंटे के हैं। आपको सिंपल एक कैलकुलेशन बनाना है कि 30,000 लिखें अपने कैलकुलेटर पे, इसको डिवाइड करें 200 से। तो इसका मतलब 150 रुपीज़ हैं पर आवर, राइट। और अगर आपको आवर्स पता चल जाए तो ओवरहेड फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि ड्यूरिंग द overtime hours overhead would be 1.25 times the normal rate। नॉर्मल रेट अभी आपने निकाला है 150 है, तो नॉर्मल रेट इसका मतलब ओवरहेड्स का कैलकुलेशन। अब यहाँ पे ज़रा हम ओवरहेड का कैलकुलेशन बनाते हैं। लेट्स ब्रिंग दिस एरो डाउन, ये आ गया जी। ओवरहेड का कैलकुलेशन बनाते हैं हम। हमारे पास जो नॉर्मल आवर्स हैं वो तो हैं 8000, और इसके लिए ओवरहेड का डेफिनेटली हम नॉर्मल रेट ही इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज़ 150। अभी हमने वर्कआउट किया है। और जो ओवर टाइम है, ओवर टाइम वो कितने आवर्स हैं अभी हमने फाइंड आउट किए थे 2079, ये लिखे हैं ना अभी आपने बनाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 150, लेकिन कितने टाइम्स हो जाएगा 1.25।
सो कैलकुलेटर पे सॉल्व करें इसे, 1200 000 एंड दिस इज 389813। ठीक हो गया जी। इन दोनों का आप प्लस कर लें तो यू विल गेट 1589813। सो यहाँ लिख लेते हैं इसको 1589813। टोटल कर लेते हैं इन तीनों का तो बन जाएगा 10399,968। तो दिस इज़ द कॉस्ट। और अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से और डिवाइड करूँगा 75 से, तो आई गेट टू दिस सेल प्राइस जो मुझे कोट करनी चाहिए, एंड दैट सेल प्राइस इज़ 138,66624। ठीक है। सो आप इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आप इस आंसर पे पहुंच जाएंगे। ओके जी, सो दिस इज़ इट। अब इसमें आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं उसको आंसर करूंगा। फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।